एपिसोड 106। मुझसे इस नतीजे में कोई गलती हो गई क्या? ऋषिकेश को पागलों की तरह खुशी से झूमते देख ध्रुव खुद को सहमते हुए पूछने से रोक नहीं सका। उसका दिल एक बार फिर दुविधा में पड़ गया, मानो मामला उतना सीधा नहीं था जितना वो समझ रहा था। 108 स्वर्गीय चक्र। हूं, बहुत खूब। हाँ, सचमुच लाजवाब। खैर, मैं तुम्हें बताता हूं बच्चे, साधारण लोग ट्रू वॉरियर के स्तर में कदम रखते वक्त इस सबसे अहम पड़ाव को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे आगे चलकर उनकी साधना की राह बेहद मुश्किल हो जाती है। लेकिन जिन्हें सही मार्गदर्शन मिलता है, वे इस सुनहरे मौके को हाथ से नहीं जाने देते। फिर भी ब्रेक थ्रू के बाद अपनी मेरिडियंस को 36 चक्रों तक खींच पाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। 36 वर्गीय चक्र हासिल करने वाले को ही अच्छी प्रतिभा माना जाता है, और जो लोग 72 स्वर्गीय चक्रों तक पहुंच पाते हैं, उन्हें तो असाधारण और अव्वल दर्जे का प्रतिभाशाली माना जाता है। रही बात 81 स्वर्गीय चक्रों की, तो ये किसी चमत्कार जैसा दुर्लभ होता है। पूरे महाद्वीप में गिने चुने लोग ही इस मुकाम को छू पाते हैं। जो ऐसा कर लेता है, उसे स्वर्ग स्तरीय प्रतिभा का दर्जा मिलता है। ऐसे योद्धाओं का भविष्य असीम संभावनाओं से भरा होता है। और बच्चे, तुमने तो इस सीमा को भी पार कर दिया है। ऋषिकेश ने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ते हुए पूरे संतोष के साथ कहा। इस बार उसने ध्रुव की तारीफ करने में जरा भी कंजूसी नहीं की। उसकी निगाहें शून्य में भटकने लगी, मानो वो उस दौर को याद कर रहा हो जब उसने खुद ट्रू वॉरियर के स्तर में कदम रखा था। उस समय उसने 81 स्वर्गीय चक्रों का विस्तार किया था, जिससे उसके गुरु खुशी से फूले नहीं समाये थे। बाद में उसे स्वर्ग स्तरीय प्रतिभा की श्रेणी में गिना गया, जिसने उसे महान ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। वो मंजर सदियों बाद भी उसकी आंखों के सामने किसी ताजा तस्वीर की तरह साफ तैर रहा था। स्वर्ग स्तरीय प्रतिभा? ध्रुव ने कुछ उलझन में पूछा। ऐसा लग रहा था कि योद्धाओं की प्रतिभा का ये वर्गीकरण उसने जिंदगी में पहली बार सुना था। हालांकि अब उसका मन पूरी तरह शांत हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसका प्रदर्शन वाकई काफी शानदार रहा था, जिससे ध्रुव को गहरी राहत मिली। हाँ, स्वर्ग स्तरीय प्रतिभा। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ मार्शल स्किल्स और साधना तकनीकों के ही स्तर होते हैं? दरअसल सबसे पहला वर्गीकरण तो योद्धाओं की जन्मजात प्रतिभा का ही किया गया था, लेकिन वक्त के साथ लोग इसे धीरे धीरे भूलते चले गए। योद्धाओं की प्रतिभा को भी 4 श्रेणियों में बांटा गया है: स्वर्ग, पृथ्वी, प्रोफाउंड और येलो। जो साधक ट्रू वॉरियर बनने के बाद अपनी मेरिडियंस को 18 स्वर्गीय चक्रों तक तपा पाते हैं, उन्हें येलो स्तरीय प्रतिभा कहा जाता है। जो 36 या उससे ज्यादा चक्र पूरे कर लेते हैं, वे प्रोफाउंड स्तरीय प्रतिभा कहलाते हैं। इस स्तर को एक सामान्य प्रतिभा माना जाता है। 72 स्वर्गीय चक्र पृथ्वी स्तरीय प्रतिभा के दायरे में आते हैं। इस दर्जे के साधक सचमुच महान प्रतिभाओं में गिने जाते हैं। और जहां तक 81 स्वर्गीय चक्रों की बात है, वे स्वर्ग स्तरीय प्रतिभा की श्रेणी में आते हैं। सदियों में कभी कभार दिखने वाली अलौकिक प्रतिभा। इन पैमानों से यह पहले ही तय हो जाता है कि कोई साधक भविष्य में कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। इतिहास गवाह है कि जो भी योद्धा डिवाइन मार्शल रेल में कदम रख पाए, उनमें किस्मत के धनी चंद प्रोफाउंड स्तरीय साधकों को छोड़कर बाकी सभी पृथ्वी स्तर या उससे भी ऊंचे स्तर की प्रतिभा वाले थे। प्रतिभा जितनी ऊंची होगी, साधना का सफर उतना ही आसान होगा। बेशक ट्रू वॉरियर के स्तर पर किया गया यह फैसला सिर्फ एक शुरुआती खाका होता है। असली नतीजा तो तब सामने आता है जब तीनों डेंटियन आपस में जुड़ जाते हैं। हालांकि उनमें ज्यादा बड़ा फर्क नहीं आता। पर तुम बच्चे, तुम्हें तो सिर्फ एक अजूबा ही कहा जा सकता है। तुम तो इंसानी समझ से परे हो। ध्रुव के 108 स्वर्गीय चक्रों के बारे में सोचकर ऋषिकेश ने एक बेबस मुस्कान के साथ सिर हिलाया। शुरुआत में उसे बस यही उम्मीद थी कि ध्रुव किसी तरह 81 चक्र पूरे कर ले, जो अपने आप में पूर्णता मानी जाती थी।
किसने सोचा था कि ये लड़का सीधे 108 चक्रों का नया इतिहास ही रच देगा। अचानक ऋषिकेश का दिल जोर से धड़क उठा, मानो उसे अपने गुरु की कही एक पुरानी बात याद आ गई हो। स्वर्ग स्तर से ऊपर एक दिव्य स्तर भी होता है, लेकिन वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। 100 चक्रों से ऊपर की स्थिति को ही सच्ची पूर्णता कहते हैं। इस अचानक आए ख्याल से ऋषिकेश की आंखें चौड़ी हो गई, चेहरा गंभीर हो गया और उसकी सांसें भारी होने लगी। उसने ध्रुव को अविश्वास से देखा, मानो सामने खड़ा ये लड़का उसी असंभव मुकाम को छू चुका था जिसके बारे में उसके गुरु ने कभी बताया था। सच में? हे, तो क्या मेरे पास स्वर्ग स्तर की प्रतिभा है? ऋषिकेश की बातें सुनकर ध्रुव के चेहरे पर एक दुर्लभ उत्साह भरी मुस्कान खिल उठी और वो खुद से ही बुदबुदाया। इस पल उसका सारा गंभीर और ठंडा अंदाज गायब हो गया था। वो किसी ऐसे मासूम बच्चे की तरह खुश दिख रहा था जिसे मनपसंद मिठाई मिल गई हो। इतना इतराने की जरूरत नहीं बच्चे। क्या तुमने मुझे ये कहते नहीं सुना कि ये सिर्फ एक शुरुआती अंदाजा है? तुम इस स्तर को बरकरार रख पाते हो या नहीं, ये तुम्हारे बाकी के 2 डेंटिन के खुलने पर निर्भर करेगा। अभी से हवा में उड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और यह भी मत भूलना कि स्वर्ग स्तरीय प्रतिभा पाने वाले कई लोग जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाए और गुमनामी में खो गए। अगर तुम्हें सच में कुछ हासिल करना है तो अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है। ऋषिकेश ने आंखें मटकाते हुए उसे जमीन पर लाने की कोशिश की, मानो उसे ध्रुव को यह सच बताने पर पछतावा हो रहा हो। घमंड साधना के मार्ग का सबसे बड़ा शत्रु होता है। हालांकि वो दिल से जानता था कि ध्रुव घमंडी किस्म का इंसान नहीं था और जिस फौलादी नींव के साथ उसने शुरुआत की थी उसके बाकी के 2 डेंटिन के नतीजे भी कमजोर नहीं होंगे। कम से कम वो स्वर्ग स्तरीय दर्जा तो आसानी से बनाए रखेगा। ऋषिकेश का मन राहत और उम्मीद से भर गया। वो देखना चाहता था कि क्या ये लड़का आगे भी ऐसा ही चमत्कार दोहरा पाएगा। जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। ऋषिकेश की बात सुनकर ध्रुव ने पूरे आत्मविश्वास और गंभीरता से सिर हिलाया। उसने भी कई महान प्रतिभाओं के पतन की कहानियां सुनी थी। वो इस सच्चाई से अनजान कैसे रह सकता था? ठीक है, अभी साधना के दौरान तुम्हारी मेरिडियंस को काफी नुकसान पहुंचा है। इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें फौरन ठीक कर लो। तुम स्टैलेक्टाइट अमृत की एक और बूंद इस्तेमाल कर सकते हो। जरा फुर्ती दिखाओ, वरना अगर अंदरूनी जख्म रह गए तो आगे चलकर बहुत भारी पड़ेंगे। ध्रुव को शांत और संजीदा होते देख ऋषिकेश ने संतोष से सिर हिलाते हुए कहा, लगातार हुई लड़ाइयों और इस भीषण ब्रेक थ्रू ने ध्रुव की नसों को बुरी तरह छलनी कर दिया था। उन्हें तुरंत ठीक करना बेहद जरूरी था। इस वक्त उनका इलाज सबसे आसान था। एक बार अगर वे दरारें पुरानी हो गई तो वे किसी छिपे हुए खतरे की तरह हमेशा उसकी जान पर मंडराती रहेंगी। ऋषिकेश की हिदायत सुनकर ध्रुव ने कोई ढिलाई नहीं बरती। उसने तुरंत स्टैलेक्टाइट अमृत की एक बूंद हलक में उतारी और साधना में लीन हो गया। घायल नसों को भरने में इस अमृत का असर किसी जादुई वरदान जैसा था। यही ध्रुव का सबसे बड़ा सहारा भी था। किसी साधारण साधक के लिए ऐसी अनमोल औषधि का मिलना लगभग नामुमकिन था। अमृत अंदर जाते ही उसकी जीवनदायिनी ऊर्जा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। वो बसंत की सुखद बयार की तरह हर जाम पर बह निकली और फटी हुई नसों को तेजी से जोड़ने लगी। मूल ऊर्जा के प्रवाह के साथ मेरिडियंस जैसे नया जम ले रही थी। वे पहले से कहीं ज्यादा लचीली, मजबूत और ऊर्जावान बन गई। जब सारी दरारें भर गई और उसकी मेरिडियंस पूरी तरह स्वस्थ हो गई, तब जाकर ध्रुव ने चैन की सांस ली। पहले का सारा दर्द और थकान पलक झपकते ही गायब हो चुकी थी। उसकी आत्मा नई ऊर्जा से लबरेज थी और डेंटे में मूल ऊर्जा की अथाह लहरें हिलोरे ले रही थी। शरीर की एक एक कोशिका में नई जान फूंक दी गई थी, जिससे ध्रुव खुद को किसी पंख की तरह हल्का और फुर्तीला महसूस कर रहा था। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसकी पुतलियों में एक बिजली सी चमक कौंध गई।
उसने एक लंबी सांस बाहर छोड़ी, जिससे पूरा शरीर तरोताजा हो गया। अब जाकर ध्रुव को इस नई ताकत के असली आनंद का एहसास हुआ। पहले चरण का एक साधारण ट्रू वॉरियर आमतौर पर 3000 कैटी की ताकत जुटा पाता था, जबकि ध्रुव बॉडी रिफाइनमेंट के 9वें चरण में ही इस ताकत तक पहुंच चुका था। अब ठंडे तालाब के पानी से तपने और ब्रेकथ्रू के बाद उसकी शारीरिक ताकत बढ़कर सीधे 4000 कैटी तक पहुंच चुकी थी, जो किसी दूसरे चरण के ट्रू वॉरियर के बराबर थी। और यह तो तब था जब उसने ओवरलैपिंग वेव स्पाम का इस्तेमाल भी नहीं किया था। यह सोचते ही उसने एक धीमी हुंकार भरी और अपनी ओवरलैपिंग वेव स्पाम तकनीक को सक्रिय कर दिया। 18 गुना ओवरलैपिंग वेव स्पाम। एक दहाड़ के साथ ध्रुव ने पूरी ताकत से हथेली आगे बढ़ा दी। एक के बाद एक कई हथेलियों के वार से हवा चीख उठी। एक ही पल में 18 हथेलियों की ताकत आपस में जुड़ी और शून्य में एक भयानक विस्फोट हुआ। धमाका। कमरे की हवा में एक जबरदस्त धमाका गूंज उठा और हवा के भयानक दबाव से पूरा कमरा अस्त व्यस्त हो गया। बुरा नहीं है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा खिंचाव महसूस हो रहा है। ध्रुव के पास खड़े ऋषिकेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा। ट्रू वॉरियर बनते ही ध्रुव ने न सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाई थी, बल्कि अपनी ओवरलैपिंग वेव स्पाम को भी एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया था। वो आखिरकार 18 गुना वार को साधने में कामयाब हो गया था। इस तकनीक के साथ उसकी मारक क्षमता किसी उच्च स्तरीय प्रोफाउंड मार्शल स्किल के बराबर पहुंच चुकी थी। उसकी कुल ताकत अचानक बढ़कर लगभग 5000 कैटी हो गई थी, जिससे वो तीसरे स्तर के ट्रू वॉरियर को भी टक्कर दे सकता था। इस बात ने ऋषिकेश को सचमुच हैरान कर दिया। एक असाधारण योद्धा और एक बेमिसाल तकनीक ने मिलकर सचमुच एक नया अजूबा खड़ा कर दिया था। ऋषिकेश को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर थी कि इस ब्रेकथ्रू और ठंडे पानी के प्रभाव से ध्रुव की बुनियादी शारीरिक ताकत ही बढ़कर 2700 कैटी हो चुकी थी। यह बेहद खौफनाक था। इसका मतलब था कि ट्रू वॉरियर से नीचे का कोई भी योद्धा अपनी पूरी ताकत लगाकर भी ध्रुव के जिस्म पर एक खरोंच तक नहीं ला सकता था। जी हां, अभी थोड़ा जोर पड़ रहा है। इस तकनीक को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए मुझे शायद दूसरे चरण के ट्रू वॉरियर बनने तक का इंतजार करना होगा। 18 गुना वार के बाद शरीर पर पड़े दबाव को महसूस करते हुए ध्रुव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। फिर भी वो बेहद संतुष्ट था। सबसे ज्यादा खुशी उसे अपने शरीर में मूल ऊर्जा के असीम विस्तार से थी, जो बॉडी रिफाइनमेंट के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी थी। यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इस नई ताकत ने ध्रुव के भीतर एक नई उत्सुकता जगा दी थी। वो सोचने लगा कि इतनी घनी मूल ऊर्जा के सहारे उसकी एज्योर लाइट बर्स्ट तकनीक किस खौफनाक स्तर पर पहुंचेगी। उसका धमाका कितना भयानक होगा। क्या उसकी मारक क्षमता पहले से दोगुनी हो जाएगी। उस ताकत की कल्पना करते ही ध्रुव के होठों पर एक गहरी मुस्कान तैर गई। 107। खिड़की के बाहर रात गहरा चुकी थी। जाने कब शाम ढलकर अंधेरे में बदल गई। दिन भर का शांत माहौल अचानक चहल पहल से भर उठा, क्योंकि शिकार और लूटपाट के लिए निकले सभी शिष्य सेक्ट में वापस लौट रहे थे। उनके लौटते ही पूरे सेक्ट में सरगर्मियां तेज हो गई। बेशक इन सब लोगों के बीच चर्चा का सबसे बड़ा विषय अब भी ध्रुव ही था। इस कड़ाके की ठंड में, इस खौफनाक दिन, ध्रुव ने एक बार फिर ऐसा तहलका मचाया था कि हर कोई दंग रह गया था। बीती आधी रात को जारी हुए घेराबंदी के फरमान के बाद आज दोनों पक्षों में सीधी टक्कर हुई, लेकिन नतीजों ने सबको चौंका दिया। बॉडी रिफाइनमेंट के 9वें स्तर पर होते हुए भी ध्रुव ने निशा दल के भेजे लड़ाकों को लगातार धूल चटाई। उसने न सिर्फ निशा दल के एक शिकार क्षेत्र पर कब्जा किया, बल्कि आखिर में कुलदीप और उमेश दोनों को सीधे मुकाबले में हरा दिया। पहले चरण का एक ट्रू वॉरियर और दूसरे चरण का एक ट्रू वॉरियर। इस जीत ने ध्रुव की ताकत का ऐसा लोहा मनवाया जिस पर यकीन करना भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन लोग जिस बात की सबसे ज्यादा चटखारे लेकर चर्चा कर रहे थे, वो थी उस पागल आदमी और क्रिम्सन स्लीव का एन
वक्त पर वहां पहुंचना। इन दोनों गुटों का वहां आना असल में ध्रुव की मदद के लिए था, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उस पागल को छोड़ भी दें तो क्रिम्सन स्लीव आउटर सेक्ट की 3 सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी। वे कभी दूसरों के फटे में पैर नहीं अड़ाते थे और निशा दल से तो सीधे टकराव से बचते ही थे। फिर भी आज उन्होंने ध्रुव की खातिर इतना बड़ा कदम उठा लिया था। इस बात ने लोगों की कल्पनाओं को खुली छूट दे दी। ध्रुव और क्रिम्सन स्लीव के उन 3 हुस्न के फूलों के बीच आखिर क्या खिचड़ी पक रही थी? और उस सिरफिरे पागल से ध्रुव का क्या रिश्ता था? अफवाहें बड़ी तेजी से रंग बदलती हैं। धीरे धीरे बातें इतनी बढ़ चढ़कर कही जाने लगी कि ध्रुव क्रिम्सन स्लीव की किसी सुंदरी का पुराना प्रेमी है, या फिर उस पागल और ध्रुव के बीच कोई गहरा अनसुलझा राज है। कुल मिलाकर स्टारी सेक्ट के पूरे आउटर सेक्ट में सिर्फ इसी बात की गूंज थी। हालांकि ध्रुव इन सारी बातों से बिल्कुल बेखबर था, लेकिन अगर उसे पता भी चलता तो शायद वो इन पर रत्ती भर भी ध्यान न देता। इस समय अपने कमरे में मौजूद ध्रुव ये परखने के लिए बेहद बेताब था कि अपनी ताकत में ब्रेकथ्रू के बाद उसकी एज्योर लाइट बर्स्ट तकनीक अब कितनी विनाशकारी हो चुकी थी। हालांकि ऋषिकेश के टोकने पर उसने खुद को रोक लिया और तकनीक का परीक्षण नहीं किया। ऋषिकेश की दलील बिल्कुल सीधी थी। नए स्तर पर कदम रखते ही ध्रुव को पहले अपनी बढ़ी हुई ऊर्जा को संभालना और उसके साथ तालमेल बिठाना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा पर पूरा नियंत्रण ही सबसे अहम था। आंतरिक शक्ति में भारी उछाल के कारण अब एज्योर लाइट बर्स्ट को साधना और भी कठिन हो गया था। जरा सी भी चूक पूरे कमरे को उड़ा सकती थी। भले ही उसने अपनी जिद छोड़ दी थी, पर ध्रुव का मन जिज्ञासा से भरा हुआ था। बॉडी रिफाइनमेंट के स्तर पर वो एज्योर लाइट बर्स्ट की 6 परतों तक को नियंत्रित कर लेता था, पर अब अगर वो सिर्फ 6 परतें भी छोड़ता तो उनकी ताकत पहले से कई गुना भयानक होती। पुरानी 6 परतें ही 8वें या 9वें स्तर के ट्रू वॉरियर को घायल करने का दम रखती थी। तो अब क्या होगा? अब वो ऐसे योद्धाओं को चुटकियों में धूल चटा सकता था और शायद सीधे स्पिरिट रेल्म के दिग्गजों को भी टक्कर दे सकता था। आधी रात के करीब कुबेर हमेशा की तरह चुपके से ध्रुव के कमरे में दाखिल हुआ। ध्रुव को देखते ही कुबेर के चेहरे पर वही जानी पहचानी धूर्त मुस्कान तैर गई। हैं बच्चे, आज का दिन कैसा बीता? कुबेर ने हंसते हुए पूछा। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था और उसने अपनी भारी भरकम देह को सामने रखी कुर्सी पर ढहा दिया। साफ था कि आज उसका मूड बेहद शानदार था। अगर तुमने गद्दारी न की होती तो मेरा दिन और भी बेहतर बीतता, ध्रुव ने मुंह बनाते हुए रूखेपन से कहा। अरे हे, अपने बीच ये कैसी बातें? अब तो हम भाई जैसे हैं। इन छोटी मोटी बातों का क्या हिसाब रखना? कल मैंने तुमसे कहा भी था कि बाहर मत निकलो, यही टिके रहो और 2-4 दिन आराम करो, पर तुमने मेरी एक न सुनी। तो इसमें मेरा क्या कसूर? जब तुम बाहर निकल ही चुके थे तो देरस्वेर निशा दल के भेड़ियों से तुम्हारा सामना होना ही था। ऐसे में अगर तुम्हारे भाई ने बहती गंगा में हाथ धोकर कुछ पॉइंट्स बना लिए तो इसमें बुरा क्या है? बताओ भला। हैं, लेकिन मानना पड़ेगा बच्चे, तुम सचमुच गजब की चीज हो। स्कचका, कुलदीप और उमेश दोनों तुम्हारे आगे ढेर हो गए। मुझे तो लगता है निशा दल वाले अब गुस्से में पागल हो जाएंगे। ध्रुव के कड़े तेवर भांपते हुए कुबेर ने अपनी मोटी चमड़ी का मुजाहिरा करते हुए ढिठाई भरी मुस्कान के साथ कहा। अरे भाई, गुस्सा छोड़ो। सच में हम दोनों भाइयों को इतना हिसाब लगाने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलता। ये लो, वे स्टार बीड्स जो मैंने आज कमाए हैं, इनमें से पूरे 1/3 तुम्हारे लिए अलग रखे हैं। पूरे 6 स्टार बीड्स, कम नहीं है ना? इतना कहते हुए कुबेर ने अपनी झोली से मुट्ठी भरकर स्टार बीड्स निकाले और ध्रुव की तरफ बढ़ा दिए। 6 स्टार बीड्स? ध्रुव की आंखें फटी की फटी रह गई और वो अचरज से देखने लगा। सामने चमकते असली स्टार बीड्स देखकर उसे हंसी भी आई और थोड़ी बेबसी भी महसूस हुई। इस महाकंजूस इंसान ने अपनी पुरानी फितरत कब बदल ली? आज इसे सच में दूसरों के साथ बांटने की अक्ल कहां से आ गई?
और अगर इसके हिसाब से सोचें तो ध्रुव के होश उड़ गए। एक तिहाई हिस्सा अगर 6 था तो इसका सीधा मतलब था कि इस बंदे ने आज कम से कम 18 स्टार बीट्स बटोरे थे। यानी ध्रुव ने दिन भर जान की बाजी लगाकर, खून पसीना बहाकर और मौत के मुंह से निकलकर कुल 15 स्टार बीट्स हासिल किए थे, जबकि इस कुबेर ने सिर्फ इधर की मुखबिरी उधर करके 18 स्टार बीट्स अपनी झोली में डाल लिए, ध्रुव की पूरी कमाई से भी ज्यादा, और वो भी बिना किसी खतरे का सामना किए। कुबेर को घूरते हुए ध्रुव ने बेबसी से आंखें घुमाई। अब जाकर उसे समझ आया कि ये आदमी हर महीने हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है, फिर भी इसकी रैंकिंग हमेशा इतनी ऊपर कैसे बनी रहती है। जानकारी का ये धंधा सचमुच अंधाधुंध कमाई वाला था। एक पल के लिए ध्रुव के मन में भी लालच जागा कि क्यों न वो अपनी ही लोकेशन निशा दल को बेच दे और देखे कि उसे कितने स्टार बीट्स मिल सकते हैं। रहने दो, इन्हें अपने पास ही रखो, पॉइंट्स मैं अपने दम पर कमा सकता हूं। कुछ पलों बाद ध्रुव ने फीकी मुस्कान के साथ कुबेर का ये तोहफा लौटा दिया। सच कहें तो इन स्टार बीट्स ने उसे ललचाया जरूर था, खासकर तब जब वो पॉइंट्स की दौड़ में फंसा हुआ था। वो 10वें स्थान से महज 5 पॉइंट्स पीछे था, और आज रात बाकी लोगों के लौटने के बाद ये फासला बढ़कर करीब 30 पॉइंट्स का होने वाला था। अगर उसे ये 6 स्टार बीट्स मिल जाते तो टॉप 10 में उसकी जगह लगभग पक्की हो जाती। अरे लानत है बच्चे, तुम सच में इन्हें नहीं लेना चाहते? ध्रुव के इस इनकार ने कुबेर को हैरान कर दिया। अगर मुझे पॉइंट्स चाहिए होंगे तो मैं खुद छीन लाऊंगा, ध्रुव ने दृढ़ता से मुंह बनाते हुए कहा। चलो छोड़ो बच्चे, हाँ एक बात और सुन लो, तुम्हारे मौजूदा पॉइंट्स 907 है ना? अभी लौटने के बाद मैंने रैंकिंग देखी, तुम स्टार रैंकिंग में 12वें नंबर पर खिसक गए हो। 11वें वाले के 912 पॉइंट्स हैं और 10वें नंबर वाले के 928 पॉइंट्स। अगर तुम्हें इस महीने टॉप 10 में घुसना है तो आने वाले इन आखिरी दिनों में जान झोंकनी होगी, और निशा दल वालों से भी बचकर रहना। कल से शायद राजन और शेरा खुद मैदान में उतरेंगे, जितना हो सके उनसे छिपकर रहना। इस बार मैं तुम्हारी मुखबिरी नहीं करूंगा, आखिरकार हम भाई हैं ना। ध्रुव का पक्का इरादा देखकर कुबेर ने फुर्ती से वे 6 स्टार बीट्स वापस अपनी झोली में खोस लिए और धूर्तता से मुस्कुराते हुए बोला। सच तो यह था कि उन 6 मोतियों को निकालते वक्त उसकी छाती पर सांप लौट रहे थे। ध्रुव ने उन्हें ठुकरा दिया। ये उसके लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं था। राजन और शेरा, ये 2 नाम सुनते ही ध्रुव की भौहें तंग गई। उसने आज दोपहर ही शेरा को देखा था, चौथे स्तर का ट्रू वॉरियर, बेहद ताकतवर। और रही बात राजन की, तो वो निशा दल का सबसे बड़ा मुखिया था और अफवाहों के मुताबिक 5वें स्तर का ट्रू वॉरियर था। उसकी ताकत की कल्पना ही की जा सकती थी। ये सोचकर ध्रुव का चेहरा गंभीर हो गया। आने वाले 3 दिनों में उसे सचमुच बेहद सतर्क रहने की जरूरत थी। हाँ, बस राजन और शेरा की नजरों से बचकर रहना, बाकी सब संभल जाएगा। और सच कहूं तो मुझ कुबेर के बिना उनके लिए तुम्हें ढूंढ निकालना बच्चों का खेल नहीं होगा, इसलिए बेफिक्र रहो। हाँ, स्टार बीट्स वापस अपनी जेब में जाते ही कुबेर का मिजाज एकदम खिल उठा और बात करते करते उसने ध्रुव के कंधे पर हाथ मारा। खैर बच्चे, अच्छे से पॉइंट्स कमाओ। हाँ, अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं और साल का आखिरी मूल्यांकन सिर पर है। अगर तुम टॉप 10 में जगह बना लो तो कमाल हो जाएगा, और अगर तुम ट्रू वॉरियर के स्तर में कदम रख सके तो इनर सेक्ट में तुम्हारे चुने जाने की उम्मीदें बहुत बढ़ जाएंगी। अब मैं चलता हूं, तुम अपनी साधना में ध्यान लगाओ। 6 स्टार बीट्स बच जाने की खुशी में कुबेर का चेहरा दमक रहा था। उसने ध्रुव की पीठ थपथपाई और फिर तेजी से लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकल गया, मानो उसे डर हो कि कहीं ध्रुव का मन न बदल जाए। कुबेर को जाते देख ध्रुव ने एक लंबी सांस छोड़ी और सोचा कि अब थोड़ा आराम किया जाए। लेकिन तभी बाहर से गूंजती एक उन्मादी चीख ने ध्रुव के कान खड़े कर दिए और उसके होठों पर एक बेबस खीस भरी मुस्कान आ गई।
वो पागल आदमी अधमका था। 108। आसमान में भोर की धूसर रोशनी फैल चुकी थी। ध्रुव पहले ही अपनी आंखें खोल चुका था और बिस्तर पर बेपरवाह पड़े उस शख्स को देखकर उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गई, जिससे उसके चेहरे पर एक बेबस मुस्कान उभर आई। तैयार होकर वो बाहर जाकर ठीक से अभ्यास करने का इरादा कर रहा था। कल के ब्रेकथ्रू ने उसके पूरे शरीर में ऐसी असीम ताकत भर दी थी जिसे वो खुले मैदान में आजमाना चाहता था। अरे वाह बॉस, आप इतनी जल्दी उठ गए। सच में जैसा बॉस से उम्मीद थी, बिल्कुल वैसे ही मेहनती। तभी तो आप इतने ताकतवर हैं। लेकिन ध्रुव के कमरे से बाहर निकलने से पहले ही पीछे गहरी नींद में सो रहे शख्स ने आंखें खोली और बड़े उत्साह से आवाज लगाई। ये भैरव था। कल रात कुबेर के जाने के कुछ ही पलों बाद ये सिरफिरा बड़े जोश के साथ ध्रुव के कमरे में आ धमका था। ध्रुव को नहीं पता था कि उसे इस जगह की खबर कैसे मिली, लेकिन उसका पक्का अंदाजा था कि उसने ये जानकारी कुबेर से ही खरीदी होगी। यहां आने के बाद उसने ध्रुव से हुनर सिखाने की मिन्नतें और चापलूसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ध्रुव के साफ इनकार के बाद भी उसने जरा सी भी मायूसी नहीं दिखाई। उल्टा वो चाय पानी का इंतजाम करने और सेवा में जुट गया, जिससे ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या सिर पीट ले। ध्रुव को सबसे ज्यादा खीज इस बात से हुई कि इस बंदे को किसी की प्राइवेसी की कोई परवाह नहीं थी। देर रात जब ध्रुव ने कहा कि वो आराम करना चाहता है और उसे अपने कमरे में जाने को कहा, तो ये आदमी टस से मस नहीं हुआ। उल्टा वो बड़े आराम से ध्रुव के बिस्तर पर पसर गया और जाने से साफ मना कर दिया। ऊपर से उसने इस ढिठाई को एक भारी भरकम नाम भी दे दिया, जिंदगी की छोटी छोटी बारीकियों से सीखना। ध्रुव चाहे जो कहता रहा, ये आदमी वही जमा रहा। आखिरकार ध्रुव को पूरी रात कुर्सी पर बैठकर ही साधना करनी पड़ी, जबकि ये शख्स मजे से बिस्तर पर खर्राटे भरता रहा। ध्रुव ने सोचा था कि इसके जागने से पहले ही वो चुपचाप निकल जाएगा, लेकिन किसने सोचा था कि ये इतनी फुर्ती से उठ बैठेगा। वह एक नई ऊर्जा के साथ ध्रुव के करीब आया और फिर से अपनी बातें शुरू करने लगा। खांसी, सुनो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मेरे पास ऐसा कोई नुस्खा या सीक्रेट गाइड नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मेरे पीछे पड़ना बिल्कुल बेकार है। ध्रुव ने भैरव की तरफ बेबसी से देखते हुए कड़वी मुस्कान के साथ कहा। इस आदमी की ढिठाई सचमुच लाजवाब थी, यहां तक कि कुबेर से भी 4 हाथ आगे। चंद्रपुर शहर में ध्रुव हमेशा अपने दोस्त तनवीर को सबसे धूर्त समझता था, लेकिन स्टारी सेट में आने पर उसे पता चला कि तनवीर से भी बड़ा खिलाड़ी कुबेर था। और अब उसे एहसास हुआ कि कुबेर से भी ज्यादा ढीठ, बेशर्म और मुंहफट कोई था तो वो यही भैरव था। भैरव के मिलने के बाद ध्रुव की आंखें खुल गई थी। उसने दुनिया में कई तरह के लोग देखे थे, लेकिन इतनी हदों को पार करने वाला इंसान पहले कभी नहीं देखा था। बॉस, मैं समझता हूं, शायद मेरी वफादारी में ही कोई कमी रह गई होगी, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने दम पर सब सीख लूंगा। बस मुझे अपने साथ रहने दीजिए। मैं आपके रास्ते का कांटा नहीं बनूंगा, उल्टा मैं तो दुश्मनों की हड्डियां तोड़ने में आपकी मदद करूंगा। वैसे भी क्या वो निशा दल अभी आपके पीछे नहीं पड़ा है? कल की मार के बाद राजन, शेरा और धर्मेश आज खुद मैदान में उतरेंगे। मैं उनसे निपटने में आपका साथ दे सकता हूं। सच कहूं तो मुझे राजन और शेरा की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। और रही बात उस धर्मेश की, तो वो तीसरे दर्जे का मामूली ट्रू वॉरियर है। मुझे पूरा यकीन है कि बॉस उसे तो चुटकियों में मसल देंगे। भैरव ने ध्रुव के सामने बड़ी उम्मीद के साथ कहा। भैरव को इस हाल में देखकर ध्रुव को अपनी बेबसी पर तरस आ गया। वो समझ चुका था कि इससे कुछ भी कहना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। ये आदमी तो जैसे साए की तरह चिपक जाने की ठान चुका था। उसने आंखें घुमाई, बहस करना बंद किया और सीधे दरवाजे की ओर बढ़ गया। बॉस, अरे जरा रुकिए, मेरा इंतजार तो कीजिए।
ध्रुव को बाहर निकलते देख भैरव ने फुर्ती से अपने कपड़े ठीक किए और उसके पीछे लपका। सर्दियों के मौसम में सुबह का आसमान हमेशा देर से खुलता था और फिजा में एक उदासी सी छाई रहती थी। तेज बर्फीली हवाएं चल रही थी और आसमान में काले धूसर बादलों का पहरा था, जिससे सांस लेना भी भारी लग रहा था। कड़ाके की ठंडी हवा धारदार खंजरों की तरह पूरी घाटी में सनसनाती हुई बह रही थी। तभी आसमान से बर्फ के बारीक सफेद फाहे धीरे धीरे गिरने लगे। कड़ाके की ठंड अपनी पूरी रंगत में आ चुकी थी और ये इस साल की पहली बर्फबारी थी। वे सफेद फाहे देखते ही देखते घने होते गए और हंस के पंखों जैसी बर्फ में बदल गए। जमीन पर बर्फ की एक मोटी सफेद चादर बिछने लगी, जिसने मीलों दूर तक की वादियों को अपने आगोश में ले लिया। चारों तरफ बस सफेद सन्नाटा पसरा था। कभी कभार बर्फ का कोई टुकड़ा ध्रुव के सिर पर गिरता और जिस्म की गर्माहट से पिघलकर एक सिहरन भरी ठंडक छोड़ जाता। बर्फबारी शुरू हो गई। आसमान की ओर देखते हुए ध्रुव की आंखों में पुरानी यादें तैर गई और वो बहुत धीमे स्वर में बुदबुदाया। उसकी आंखों में गहरा दर्द और उदासी उतर आई, मानो वो बरसों पुरानी उस खौफनाक रात के मंजर में लौट गया हो। आज पूरे 3 साल बीत चुके थे। 3 साल पहले ऐसी ही एक बर्फीली रात में रायजादा परिवार पर कहर टूटा था और सब कुछ पल भर में खाक हो गया था। वो, उसका भाई और उसकी चाची किसी तरह उस तबाही से बच निकले थे, लेकिन बाकी अपनों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उस सर्द रात में रायजादा खानदान के पूरे 137 लोग बेरमी से मौत के घाट उतार दिए गए थे। ध्रुव को आज भी ऐसा लगता था मानो सफेद बर्फ पर फैला वो लाल खून उसकी आंखों के सामने ही बह रहा हो। वे चीखें, आग की उठती लपटें और काले लिबास में ढके उन कातिलों के खूंखार चेहरे आज भी उसके जहन में जिंदा थे। 3 साल। ठंडी हवा के एक तीखे झोंके ने ध्रुव के ख्यालों की जंजीर तोड़ी। उसने एक लंबी सांस खींची और उसकी आवाज बेहद भारी हो गई। उसकी पलकें हल्की सी भीग चुकी थी, आंखें दुखने लगी थी और हलक इतना सूख चुका था कि लफ्ज जुबान से मुश्किल से निकल पा रहे थे। तुम चाहे जो कोई भी हो, मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। मेरा इंतजार करना, वो दिन बहुत जल्द आएगा। सच में बहुत जल्द, अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। मेरा इंतजार करना। फिर मानो खुद से ही बात करते हुए ध्रुव ने फुसफुसाहट में कहा। उसकी धीमी आवाज में इतना खुरदरापन, भारीपन और दर्द था कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। बॉस, आपको क्या हुआ है? पास खड़े भैरव ने ध्रुव के भीतर आए इस अचानक बदलाव को साफ महसूस किया। उस भारी और लड़खड़ाती आवाज को सुनकर उसने चिंता भरे स्वर में पूछा, कुछ नहीं, चलो आखिरी 3 दिन बचे हैं। इस बार पूरी ताकत झोंकने का वक्त आ गया है। भैरव की आवाज सुनकर ध्रुव ने खुद को संभाला और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन ये खींची हुई मुस्कान भैरव को अंदर तक चुभ गई। उसे साफ दिखा कि ध्रुव की इस मुस्कुराहट के पीछे कितना गहरा जख्म, कड़वाहट और बरसों की थकान छिपी हुई थी। ध्रुव को आगे बढ़ते और उसकी उस पीठ को देखते हुए न जाने क्यों इस पल भैरव के कदम जमीन से चिपक गए। उसका दिल भारी हो गया और सीने में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। सामने दिखती वो पीठ यूं तो बिल्कुल सीधी और फौलादी थी, मगर उस पर दुखों का ऐसा बोझ लदा था मानो भरी जवानी में ही उस पर सदियों की ढलान आ गई हो। उसके कंधों पर बदला और जिम्मेदारियों का इतना भारी भार था जिसने उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया था। बॉस, क्या आपके सीने में बहुत सारे दर्द दफन हैं? लगता है सच में बहुत भारी बोझ है, पर आप फिक्र मत कीजिए। ये भैरव हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा। आखिरकार आप मेरे बड़े भाई जो ठहरे। अगर कोई आफत आएगी तो हम दोनों मिलकर उसका सीना चीर देंगे। मैं हर सुख दुख में आपके आगे ढाल बनकर रहूंगा। जिंदगी भर के लिए आप ही मेरे बड़े भाई हैं। काफी देर बाद जब ध्रुव काफी दूर निकल गया और उसका साया गिरती बर्फ में धुंधला होने लगा, तब भैरव ने अपनी मुट्ठियां भींच ली
और खुद से पूरी शिद्दत से बुदबुदाया। भले ही वो ध्रुव से महज 2 दिन पहले मिला था, फिर भी न जाने क्यों इस वक्त भैरव के दिल में एक अटूट फैसला था, मानो वो ध्रुव को बरसों से जानता हो। शायद इसलिए भी क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी का अतीत भी किसी भयानक त्रासदी से कम नहीं रहा था। इस समय उसके चेहरे से वो पुरानी नौटंकी, चंचलता और बेशर्मी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ एक फौलादी संजीदगी थी। अगर इस वक्त उसे कोई पुराना जानकार देख लेता तो शायद अपनी ही आंखों पर यकीन न कर पाता। ये सिरफिरा भैरव आखिर इतना गंभीर कब से हो गया था? 109। बर्फबारी और तेज हो गई थी, जिससे जमीन पर बर्फ की एक मोटी चादर बिछ गई थी, जो किसी सुदूर उत्तरी बर्फीली वादी का मंजर पेश कर रही थी। संभवतः ये शिकार और लूटपाट के अंतिम 3 दिनों का दौर था, इसलिए तमाम शिष्य असाधारण रूप से मुस्तैद थे। वे सुबह सवेरे ही खुले मैदान में निकल आए और सेक्ट से बाहर की ओर दौड़ पड़े। उस सफेद बर्फीली दुनिया में भागती हुई ये आकृतियां दूर से ही साफ नजर आ रही थी। भैरव अब भी पूरे जोश के साथ ध्रुव के पीछे पीछे चल रहा था, जिससे ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने उसे भगाने की जितनी भी कोशिशें की, सब नाकाम रही। मुख्य हॉल के सामने बने विशाल चौक से कई शिष्य तेजी से गुजर रहे थे। ध्रुव की मौजूदगी ने स्वाभाविक रूप से कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। खासकर उसे उस पागल भैरव के साथ देखकर हर कोई दंग रह गया था। आखिर वो पागल था कौन? स्टारी सेक्ट के आउटर सेक्ट में वो एक खूंखार लड़ाके के रूप में कुख्यात था, जो हमेशा अकेले ही काम करता था और शायद ही कभी किसी के साथ जुड़ता था। यहां तक कि जब निशा दल और उदय दल ने उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी, तो उसने सीधे मुंह मना कर दिया था और उन्हें हिकारत से ठुकरा दिया था। और आज वही सिरफिरा ध्रुव के पीछे पीछे घूम रहा था। कल ये अफवाह उड़ी थी कि निशा दल के घेराव के दौरान वो पागल अचानक प्रकट हुआ था और उसने ध्रुव के साथ खड़े होकर शेरा के हमले को रोक दिया था। अब इस नजारे को देखकर लग रहा था कि वे अफवाहें पूरी तरह सच थी। पलक झपकते ही ध्रुव और भैरव के एक साथ आने की खबर पूरे आउटर सेक्ट में आग की तरह फैल गई और हर कोई सतर्क हो गया। अचानक पूरे आउटर सेक्ट में खलबली मच गई। इन दोनों की इस गैराधिकारिक जोड़ी ने शिकार के इन आखिरी 3 दिनों के रोमांच को कई गुना बढ़ा दिया था। ध्रुव स्टारी सेक्ट के आउटर सेक्ट का सबसे तेजी से उभरता हुआ सितारा था। कल निशा दल के घातक जाल से बच निकलने के बाद उसने अपनी ताकत का ऐसा लोहा मनवाया था कि उसने कुलदीप और उमेश जैसे 2 नामी सुरमाओं को एक के बाद एक धूल चटा दी थी। और भैरव के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। वो स्टार रैंकिंग के टॉप 10 में शामिल था, चौथे चरण का एक खूंखार ट्रू वॉरियर था और उसकी बेरहम युद्ध शैली से हर कोई अच्छी तरह वाकिफ था। अब इन दोनों को एक साथ देखकर कई लोगों को किसी बड़े तूफान की आहट महसूस हो रही थी। क्या ये सब निशा दल से निपटने के लिए था, या फिर उन दोनों ने आपस में कोई नया गठबंधन बना लिया था? अगर ये दूसरी बात थी तो तय था कि आउटर सेक्ट में एक और शक्तिशाली गुट का उदय होने वाला था, खासकर तब जब कुछ लोगों के कानों में ध्रुव और क्रिम्सन स्लीव के रिश्तों की अफवाहें भी पड़ चुकी थी, जिसने लोगों की कल्पनाओं को और भड़का दिया था। चौक में भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जैसे ही ध्रुव आगे बढ़ने लगा, उसने कुछ ही दूरी से कुछ जानी पहचानी आकृतियों को अपनी तरफ आते देखा। सामने आते चेहरों को देखते ही ध्रुव के तेवर ठंडे पड़ गए। उसका पूरा शरीर तन गया और वो किसी भी क्षण युद्ध के लिए तैयार हो गया। पास खड़े भैरव ने भी उन लोगों की आहट तुरंत भांप ली। उसके होठों पर एक खूंखार और जहरीली मुस्कान उभर आई। सामने आने वाले लोग निशा दल के ही दिग्गज थे, उमेश, शेरा, राजन और धर्मेश। बाकी साधारण सदस्य उनके साथ नहीं थे और खासकर कुलदीप तो कहीं नजर नहीं आ रहा था। अंदाजा था कि कल ध्रुव ने उसे जो गहरे जख्म दिए थे, उनसे उबरने में उसे कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा। लो,
आफत खुद चलकर आ गई। भैरव ने मुंह बनाते हुए एक शरारती मुस्कान के साथ खुद से कहा। उसके चेहरे पर डर या तनाव का नामो निशान तक नहीं था। उन लोगों को आगे बढ़ता देख चौक में आने जाने वाले शिष्यों के कदम भी वही थम गए। दोनों पक्षों को आमने सामने देखकर सभी रुक गए और उत्सुकता से नजरें गड़ाकर देखने लगे। अरे, ये तो निशा दल के राजन और शेरा है। वे जरूर ध्रुव का काम तमाम करने आए हैं। वो पागल भैरव भी वही खड़ा है। अब तो जबरदस्त तमाशा होगा। ध्रुव और भैरव शायद आज भारी मुसीबत में फंसने वाले हैं। राजन 5वें चरण का ट्रू वॉरियर है, शेरा 4थे चरण का है और साथ में धर्मेश और उमेश भी है। अगले ही पल चारों तरफ कानाफूसी शुरू हो गई और भीड़ धीरे धीरे उनके करीब खिसकने लगी। अपनी जगह पर शांत और अड़े खड़े होकर ध्रुव ने सामने आते उन चेहरों को तीखी नजरों से देखा। उनका मुखिया राजन था, जो स्टार रैंकिंग में दूसरे पायदान पर काबिज था। वो लंबे कदकाठी, घनी भौहों और बड़ी बड़ी आंखों वाला एक रौबदार शख्स था। उसके बगल में खड़े शेरा और उमेश को तो ध्रुव कल ही देख चुका था। नया चेहरा धर्मेश का था, जो स्टार रैंकिंग में 11वें स्थान पर था और तीसरे चरण के ट्रू वॉरियर की ताकत रखता था। यह शख्स दिखने में बिल्कुल साधारण था, लेकिन उसकी तीखी और सुलगती निगाहों को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। भैरव जैसी ही उसकी वो जुनूनी नजर साफ बता रही थी कि ये आदमी भी खून खराबे का पक्का शौकीन था। ध्रुव, राजन ने ध्रुव के करीब पहुंचकर हल्की सी मुस्कान के साथ आवाज दी। उसकी आवाज में सीधे टकराव का कोई संकेत नहीं था, लेकिन इसके बावजूद फिजा में फैला भारी दबाव जरा भी कम नहीं हुआ था। राजन, ध्रुव ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उसके लहजे में कमजोरी का कोई नाम नहीं था। कल हमारे शिकार के इलाके पर धावा बोलने वाले तुम ही थे, है ना? खैर, जो लोग तुम्हें घेरने गए थे वे नाकाम रहे, जिससे सिर्फ उनकी नाकाबिलियत ही साबित होती है। लेकिन हमारे इलाके पर कब्जा करने का हिसाब तो तुम्हारे ही जिम्मे रहेगा। राजन ने ध्रुव के रूखेपन पर गुस्सा दिखाए बिना बिल्कुल शांत भाव से कहा। हालांकि उसकी आंखों की गहराई में बर्फ जैसी ठंडी क्रूरता की एक हल्की सी चमक साफ देखी जा सकती थी। राजन को देखते ही ध्रुव की हर इंद्री सतर्क हो गई। राजन के पूरे वजूद से एक बेहद खतरनाक और जानलेवा आभा फूट रही थी। जो कुत्ते भौंकते हैं वे काटते नहीं, और जो काटते हैं वे कभी भौंकते नहीं। ये कहावत बिल्कुल सच थी। अक्सर ऐसे शांत चेहरे वाले लोग ही सबसे ज्यादा जहरीले होते हैं। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझ पर घात लगाकर हमला कर सकते हो, पर मैं उसका पलटवार भी न करूं? राजन की बात पर ध्रुव ने तंज कसते हुए पूछा। यह तय करना तुम्हारा काम नहीं है। वैसे तुम्हारे सामने अभी 2 रास्ते खुले हैं। पहला, यह कि हमारे दुश्मन बने रहो और हमारे अगले वार का इंतजार करो। बेशक हमारा अगला वार कल जैसा आसान नहीं होगा। और दूसरा रास्ता सबसे बेहतरीन है। तुम्हारे पास जो स्टैलेक्टाइट अमृत है वो हमारे हवाले कर दो और हमारे दल में शामिल हो जाओ। हम तुम्हें भरपूर संसाधन और फायदे देंगे। मुझे लगता है यही तुम्हारे लिए सबसे सही फैसला होगा। कोई भी समझदार इंसान इसी रास्ते को चुनेगा। राजन ने अपने हाथ में लिए 2 स्टार बीड्स को उंगलियों में घुमाते हुए बड़े इत्मीनान से कहा। मैं कोई बहुत समझदार इंसान नहीं हूं। अगर दम है तो खुद आकर छीन लो, और इस बार जरा ढंग के लड़ाके भेजना। कल वालों ने तो तुम्हारे निशा दल की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिला दी थी। ध्रुव ने बिना एक पल गवाए सीधा और करारा जवाब दिया। अब जाकर उसे समझ आया कि राजन का असल मकसद क्या था। वो ध्रुव के पास मौजूद उस कीमती स्टैलेक्टाइट अमृत की फिराक में था। ख्वाब तो बड़े ऊंचे देख रहा था। अमृत भी सौंप दे और उनका गुलाम भी बन जाए। इससे बेहतर तो वो सीधे लड़ने आ जाता। अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने उस अमृत को बचाकर रख पाओगे। अरे हां, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। इस बार क्रिम्सन स्लीव भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। तुम्हारा उनसे चाहे जो भी रिश्ता हो,
वे तुम्हें हमारे कहर से नहीं बचा सकती। वैसे अपनी जान बचाए रखना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। ध्रुव के इनकार के बाद राजन के चेहरे का मुखौटा उतर गया और उसने जहरीली मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखों में भयानक साजिश की चमक थी और उसका स्वर पूरी तरह से धमकी भरा था। बेहतर होगा कि तुम अपने आदमियों से कहो कि वे अपने स्टार बीड्स संभाल कर रखें। क्या पता कब वे सब किसी और की जेब में चले जाएं। ध्रुव ने सामने वाले की धमकी के पीछे का खौफनाक इशारा समझते हुए ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया। वे उसे जान से मारना चाहते थे, लेकिन शायद सेक्ट के नियमों के चलते उनके पास ऐसी खुली छूट नहीं थी। हूँ और पागल भैरव, ऐसा लगता है कि तुमने भी हमारे निशा दल का पक्का दुश्मन बनने की कसम खा ली है ना? राजन ने ध्रुव को नजरअंदाज करते हुए अपनी ठंडी निगाहें भैरव पर टिकाई और भारी आवाज में पूछा, हे, जो समझना है समझ लो। मेरी तो फितरत ही ऐसी है, जब कोई मुझे पसंद नहीं आता तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करता। और वैसे भी हमारी आपस में कभी बनी भी कब थी? भैरव ने अपनी कुटिल मुस्कान के साथ मजाकिया अंदाज में कहा। ठीक है, तो फिर तैयार रहो। आखिरकार शिकार के ये 3 खौफनाक दिन शुरू हो चुके हैं। स्कच का आज का मौसम कितना सुहाना है। हर तरफ सफेद बर्फ बिछी है। ऐसी बर्फबारी में बहुत सी लाशें ढूंढना नामुमकिन हो जाता है। सोचो, अगर इस सफेद बर्फ पर लाल खून बिखर जाए तो नजारा कितना दिलकश होगा। राजन ने एक ठंडी सांस छोड़ते हुए अपने कंधे पर जमी बर्फ को झाड़ा, फिर हाथ के इशारे से अपने साथियों को लेकर बिना मुड़े आगे बढ़ गया। जिस खूनी जंग की सब उम्मीद कर रहे थे वो टल गई थी, जिससे तमाशबीन थोड़े हैरान रह गए। बड़े भाई, बस इतना ही? क्या हम उनके बाहर निकलने का इंतजार नहीं करेंगे? इस भारी बर्फबारी में अगर वे एक बार निकल भागे तो उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ दूर जाने के बाद उमेश ने ध्रुव को चौक से निकलते देख राजन से थोड़ी घबराहट में पूछा, वे कहीं नहीं भाग सकते, बेफिक्र रहो। हाँ, सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि वो पागल भैरव भी नहीं बचेगा, और नहीं वो क्रिम्सन स्लीव। उनमें से एक भी हमारे जाल से बाहर नहीं जा पाएगा। राजन ने उमेश के सवाल पर एक खूंखार मुस्कान के साथ जवाब दिया। तुम उनसे किस तरह निपटने की सोच रहे हो? उस शख्स के निर्देशों को मत भूलना, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। और क्रिम्सन स्लीव का क्या करोगे? अब तक खामोश चल रहा धर्मेश अचानक ठंडे स्वर में बोला, क्रिम्सन स्लीव? उन खूबसूरत चेहरों का झुंड सच में ये सोच बैठा है कि वे इस आउटर सेक्ट पर राज कर सकती है। उन्हें जल्द ही औकात समझ आ जाएगी। और रही बात ध्रुव की, तो चूंकि उस शख्स का फरमान है, इसलिए मैं उसकी जान तो बख्श दूंगा, लेकिन उस स्टैलेक्टाइट अमृत की बोतल को तो मैं हर हाल में छीन कर रहूंगा। राजन ने क्रूर मुस्कान के साथ फुसफुसाते हुए कहा। उन दोनों के बीच की ये गूढ़ बातचीत सुनकर शेरा ने माथे पर बल डाल लिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे आखिर किस शख्स की बात कर रहे थे। 110 उस समय ध्रुव और पागल भैरव डेथ वैली में आगे बढ़ रहे थे, राजन की दी हुई धमकियों से पूरी तरह बेपरवाह। खासकर भैरव, उसने अब भी वही लापरवाह अंदाज बनाए रखा था और राजन तथा उसके साथियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। वो बिल्कुल मस्तमौला बना रहा। रास्ते भर वो ध्रुव की अजीबोगरीब तारीफें करता रहा, जिससे ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या अपना सिर पीट ले। जहां तक ध्रुव की बात है, तो उसे राजन की बातों की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। कल के घेराव से लेकर पलटवार तक उसने पूरी स्थिति को बड़ी बारीकी से समझ लिया था। निशा दल से बैर होना तो पहले से ही तय था। वो जानबूझकर मुसीबतें मोल नहीं लेता था, लेकिन उनसे डरता तो बिल्कुल नहीं था। अगर सामने वाले खुद चलकर आफत बनने आए, तो उसके पास पीछे हटने की कोई वजह नहीं थी। जो भी सामने आएगा, वो उससे लड़ेगा। जैसे हालात होंगे, वैसे निपटेगा। यही सबसे सीधा और सरल रास्ता था। रही बात स्टैलेक्टाइट अमृत की, तो उसके बारे में सोचते ही
ध्रुव के होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। वे सब मिलकर गहरी साजिश रच रहे थे और असल में उनकी गिद्ध जैसी नजरें उसी स्टैलेक्टाइट अमृत पर टिकी थी। ये बिल्कुल वही बात थी कि किसी निर्दोष के पास बेशकीमती खजाना होना ही उसका सबसे बड़ा गुनाह बन जाए। हालांकि राजन के आने से ध्रुव पहले से कहीं ज्यादा सतर्क हो गया था। कम से कम उसे राजन से एक अनजाने खतरे की आहट मिल चुकी थी। एक ऐसा खतरा जो न तो कुलदीप, न उमेश और न ही शेरा ला सकते थे। राजन के वजूद से एक अजीब और भयावह आभा निकल रही थी जो किसी की भी रीढ़ में सिहरन पैदा कर सकती थी। घाटी के भीतर बर्फीली आंधी दहाड़ती हुई चल रही थी, जिससे दोनों के लिए आगे कदम बढ़ाना भी मुश्किल हो रहा था। मानो तेज झोंके उन्हें उड़ाकर पीछे फेंक देंगे। पूरी घाटी सफेद बर्फ की चादर में लिपटी हुई थी। नंगी शाखाओं पर बर्फ की सफेद परतें जमी थी, जो किसी चांदी से सजी सुंदरियों जैसी लग रही थी, मानो वे बर्फीली फिजा में झूम रही हों। उनके पीछे कदमों के निशानों की दो लंबी कतारें छूटती जा रही थी, जो जमी हुई बर्फ में गहराई तक धंस चुकी थी। शिकार के ये 3 खौफनाक दिन शायद इस बार काफी ठंडे बीतेंगे। काफी दूर चलने के बाद भैरव ने एक फीकी मुस्कान के साथ ध्रुव से कहा। अचानक हुई भारी बर्फबारी ने डेथ वैली को और भी ज्यादा सर्द बना दिया था, और लूटपाट के जो 3 दिन पूरे शबाब पर होने चाहिए थे, वे इस मौसम की मार से बिल्कुल वीरान पड़ गए थे। ऐसे मौसम में दूसरों को ढूंढकर लूटना अपने आप में बहुत मुश्किल काम था। सबसे बड़ी बात यह थी कि काफी चलने के बाद भी उन्हें इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दिए, जिससे साफ था कि बर्फीले तूफान के कारण ज्यादातर शिष्यों ने बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं की थी। पूरे दिन ध्रुव और भैरव घाटी में भटकते रहे, लेकिन उन्हें लूटपाट करने वाले ज्यादा शिष्य नहीं मिले। ऐसा लग रहा था कि भारी बर्फबारी ने उस विशाल डेथ वैली को एक वीराने में तब्दील कर दिया था। हजारों मीटर तक फैली वो घाटी इतनी विशाल थी कि उसमें किसी को ढूंढ पाना बेहद कठिन था, खासकर तब जब चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ का अंधड़ छाया हो। भैरव के साथ होने के कारण ध्रुव ऋषिकेश की गुप्त संवेदी क्षमताओं का भी खुलकर सहारा नहीं ले सकता था। इसलिए वो पूरे दिन किसी भटकी हुई मक्खी की तरह घाटी में बस चक्कर काटता रहा। अंधेरा घिरने तक जब वे लौटे तो दिन भर की मशक्कत के बाद उनके हाथ सिर्फ 8 स्टार बीट्स ही लगे थे, और वो भी तब जब भैरव ने शिकार में बिल्कुल हाथ नहीं डाला था। शायद ये जानते हुए कि ध्रुव को इन आखिरी दिनों में स्टार बीट्स की सख्त जरूरत थी, भैरव ने सामने आए किसी भी विरोधी पर हमला नहीं किया, वरना ध्रुव के हाथ वे गिने चुने स्टार बीट्स भी न लगते। इस बात से ध्रुव को थोड़ी झेम भी हुई। वो सोचने लगा कि आखिर ये पागल उसके पीछे क्यों पड़ा है। क्या सच में वह किसी लड़कियों को रिझाने के नुस्खे के पीछे भाग रहा था? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। ध्रुव को धुंधला सा एहसास होने लगा था कि इस सिरफिरे के उसके साथ रहने की कोई और भी गहरी वजह जरूर थी। आसमान पर अंधेरा छा चुका था, और जहां तक नजर जाती थी, मीलों दूर तक सिर्फ बर्फ का सफेद विस्तार फैला हुआ था। चांदनी की चमक में वो बर्फीली जमीन दूधिया रोशनी बिखेर रही थी, जिससे रात में भी एक अलौकिक दृश्य दिखाई दे रहा था। स्टारी से लौटकर जब ध्रुव ने मुख्य हॉल में अपने स्टार बीट्स जमा कराए, तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि ऐसे सूखे दिन में भी उसकी रैंकिंग एक पायदान ऊपर चढ़ गई थी। अब वो स्टार रैंकिंग में 11वें स्थान पर पहुंच चुका था, और 10वें पायदान वाले शिष्य से महज 8 पॉइंट्स की दूरी पर था। और ये तब था जब 10वें नंबर का दावेदार अपने स्टार बीट्स पहले ही जमा कर चुका था। ध्रुव ने जिस शख्स को पछाड़ा था, वो कोई और नहीं बल्कि निशा दल का वही धर्मेश था, जो पहले 11वें नंबर पर बैठा था। ये देखकर ध्रुव के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कान आ गई। सच ही कहा गया है कि दुश्मनों का आमना सामना होकर ही रहता है। उसने इस आदमी को आज सुबह ही देखा था, और शाम होते होते वो उसे पीछे छोड़ चुका था। वो सोच रहा था कि इस वक्त धर्मेश के दिल पर क्या बीत रही होगी। ध्रुव के पास इन बेकार की बातों में उलझने का वक्त नहीं था, इसलिए वो सीधे अपनी रिहाइश की ओर बढ़ गया।
उसका एकमात्र मकसद था अपनी साधना को आगे बढ़ाना और ताकत को निखारना। राजन और उसके साथियों के आने के बाद ध्रुव को साफ एहसास हो गया था कि उसकी मौजूदा ताकत अब भी बहुत कम थी। इस विशाल मार्शल दुनिया में वो अब भी कुएं के मेंढक जैसा ही था। जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ रही थी, दुनिया का दायरा भी उसकी नजरों में बड़ा होता जा रहा था। जो दुनिया कभी एक छोटे दायरे जैसी लगती थी, अब उसका कोई और छोर नजर नहीं आ रहा था। उसका सामना लगातार नए महारथियों से हो रहा था, और जैसे जैसे वो मजबूत हो रहा था, उसके सामने खड़े होने वाले दुश्मन और भी खूंखार होते जा रहे थे। इस सच्चाई ने उसे अपनी ताकत की सीमाओं को लगातार तोड़ने पर मजबूर कर दिया था, जब तक कि वो सबको पीछे न छोड़ दे। ध्रुव 11वें नंबर पर आ गया। हे भगवान, वो 10वें नंबर पर मौजूद युवान से सिर्फ 8 पॉइंट्स पीछे है। क्या वो सचमुच टॉप 10 में अपनी जगह बना लेगा? कुछ कहा नहीं जा सकता, पर जिस रफ्तार से वो बढ़ रहा है, ये मुमकिन लगता है। अरे भाई, क्या ये लड़का सच में इंसान ही है? सिर्फ तीसरे ही महीने में इतना बड़ा उछाल! यहां तक कि सीनियर लक्ष्य भी अपने शुरुआती दिनों में ऐसा कारनामा नहीं कर पाए थे। ध्रुव के निकलते ही मुख्य हॉल में खलबली मच गई। तमाम शिष्य स्टार रैंकिंग के पत्थर के सामने जमा हो गए और ध्रुव का नाम देखकर चारों तरफ फुसफुसाहटें और शोर शुरू हो गया। सेक्ट में कदम रखने के महज तीसरे महीने में टॉप 10 की दहलीज पर आ जाना सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने तो सीनियर लक्ष्य के पुराने रिकॉर्ड को भी खतरे में डाल दिया था, जिन्हें सदी की सबसे बड़ी प्रतिभा माना जाता था। तमाम शिष्य एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि ध्रुव के इस हैरतंगेज उभार पर क्या कहें। और अब तो वो पागल भैरव भी साये की तरह उसके साथ है। हाँ, मैंने सुना है दोनों ने मिलकर एक गुट बना लिया है। क्या सच में? क्या ये बात पक्की है? अगर ऐसा है तो इस महीने उसका टॉप 10 में पहुंचना लगभग तय है। ये बात उठते ही हॉल में और भी जोरदार बहस छिड़ गई। वो पागल भैरव कौन था? हर कोई उसकी ताकत से थरथर कांपता था। स्टार रैंकिंग में उसका खौफ अलग ही था, और वह मुकाम उसने किसी सहारे के बिना अपने दम पर हासिल किया था। भैरव का साथ और ध्रुव की अपनी असाधारण क्षमता, इन दोनों के मेल से टॉप 10 में जगह बनाना कोई मुश्किल काम नहीं रह गया था। ये सब सोचते हुए वहां मौजूद शिष्य बेबसी से मुस्कुराकर रह गए। तय था कि इस महीने के खत्म होते होते ध्रुव पूरे स्टारी सेक्ट में एक और बड़ा भूचाल लाने वाला था। पीछे हॉल में चल रही इन बहसों से बेखबर ध्रुव शांत कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसकी भौहों के बीच चिंता की एक गहरी लकीर खिंची हुई थी। निशा दल। क्या ये अजीब नहीं था कि पूरे दिन निशा दल की तरफ से किसी ने उस पर घात लगाने की कोशिश तक नहीं की? इस सन्नाटे ने ध्रुव के मन में गहरा शक पैदा कर दिया था। राजन उन लोगों में से तो कतई नहीं था जो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। सुबह उसके चेहरे पर जो घमंड और आत्मविश्वास था, वो यूं ही नहीं था। ऐसे में उसका शांत बैठना नामुमकिन था, या फिर वे किसी बेहद खौफनाक और बड़ी साजिश की तैयारी में थे। ये सोचते ही ध्रुव का माथा ठनक गया। अब उसके भीतर वो शुरुआती भोलापन नहीं रह गया था जो सेक्ट में आते वक्त था। जैसे जैसे उसने इस दुनिया को करीब से देखा, उसे कुबेर की कही बात याद आने लगी। जहां इंसान है, वहीं मार्शल दुनिया की रंजिशें हैं, और जहां रंजिशें हैं, वही साजिशों और धोखे के जाल है। निशा दल जितना सीधा दिखता था, असल में उससे कहीं ज्यादा शातिर था। ध्रुव ने बड़ी खामोशी से ये नतीजा निकाल लिया था। बॉस, अरे उधर देखिए, क्या वे शिवांगी और उनकी सहेलियां नहीं हैं? तभी भैरव की फुसफुसाती और चहकती आवाज ध्रुव के कानों में पड़ी। ध्रुव ने नजर उठाकर सामने देखा तो बर्फ की धुंध में से 3 खूबसूरत आकृतियां उनकी ओर आती दिखाई दी। उन तीनों को देखकर ध्रुव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लगता तो वही है। तीनों लड़कियों को अपनी तरफ बढ़ते देख ध्रुव थोड़ा हैरान हुआ। उन्होंने भी ध्रुव और भैरव को देख लिया था और सीधे उन्हीं की तरफ कदम बढ़ा रही थी।
उनके चेहरे देखकर लग रहा था कि कोई गंभीर बात जरूर है। हाँ, बॉस, मैंने कहा था ना कि आपका चेला बनने का मेरा फैसला बिल्कुल सही था। देखिए, क्रिम्सन स्लीव की तीनों परियां एक बार फिर खुद चलकर आपसे मिलने आ रही है। इसे कहते हैं असली जलवा, एकदम बेजोड़ आकर्षण। नहीं बॉस, मुझे ये कला हर हाल में सीखनी होगी कि ऐसा जादू कैसे चलाया जाता है। आपको मुझे ये सिखाना ही पड़ेगा। तीनों युवतियों को करीब आते देख भैरव ध्रुव के कान के पास दबी ज़बान में पूरे जोश से फुसफुसाया, मानो उसे डर हो कि कहीं वे परियां उसकी आवाज न सुन लें।